हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ NBHM 2021 जहाँ हम NBHM के सॉल्यूशंस डिस्कस कर रहे हैं। ओके, अभी तक हमने 18 सॉल्यूशंस ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं 2021 के। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए NBHM की, वहाँ आप सारे सॉल्यूशंस देख सकते हैं। सो बिफोर मूविंग अहेड आई रिक्वेस्ट यू कि आप वीडियो लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड चैनल सब्सक्राइब कर दें। किड्स, लेट्स नाउ मूव टू द 19th क्वेश्चन में हमें गिवन है MNR रियल वेक्टर स्पेस है n क्रॉस n मैट्रिसेस का जिसकी एंट्रीज रियल है, और M एक सबसेट है जिसमें ऐसी मैट्रिसेस हैं जिनकी एंट्रीज हर रो में ज़ीरो है और हर कॉलम में ज़ीरो। सम मतलब हर रो का सम ज़ीरो है एंड हर कॉलम का सम ज़ीरो है। यानी इस टाइप से हम लिख सकते हैं ऑल मैट्रिसेस इन MNR सच दैट द एवरी रो सम इज़ ज़ीरो एंड एवरी कॉलम सम इज़ ज़ीरो। तो हमें M की डायमेंशन बतानी है एज अ रियल वेक्टर स्पेस कितनी है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन में लीनियर अलजेब्रा का बेस पे कहूँगा इसे। ठीक है, आपको पता होगा डायमेंशन किस तरह फाइंड करते हैं, तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था आपके लिए। ठीक है, तो हमने एक मैट्रिक्स लेट कर ली M में कि सपोज ये M में कोई मैट्रिक्स है, रियल मैट्रिक्स है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले देखिए अब कैसे फाइंड करेंगे बेसिस और डायमेंशन, वो देखो। अब हर एक रो का सम ज़ीरो है, तो हम अगर फर्स्ट रो का सम ज़ीरो तो A11 को बाकियों के टर्म्स में लिख सकते हैं, A21 को बाकियों के टर्म्स में, इसी तरह AN1 को बाकियों के टर्म्स में लिख सकते हैं। ठीक है, मैं बता नहीं रहा हूँ कैसे लिखेंगे क्योंकि वो आप सिंपल देख सकते हैं कि AN1 इज़ नेगेटिव ऑफ AN2 नेगेटिव ऑफ सो ऑन नेगेटिव ऑफ AN। ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं। अच्छा, हर कॉलम का सम भी ज़ीरो है तो लास्ट कॉलम का सम ज़ीरो होगा, तो हम A1n को लिख सकते हैं इनके टर्म्स में, नेगेटिव्स में। इसी तरह हम A1 सो ऑन A12 को हम लिख सकते हैं नेगेटिव A22 अप टू नेगेटिव AN। ठीक है, इतना हम लिख सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं फाइनली द फर्स्ट कॉलम, तो ये भी ज़ीरो होगा, तो A11 को हम लिख सकते हैं नेगेटिव ऑफ दिस। तो देखो यहाँ पे इसे देखते हैं, तो A11 को हम लिख सकते हैं नेगेटिव ऑफ A21 अप टू नेगेटिव ऑफ AN1। अच्छा, अब क्योंकि हमने जब रो ज़ीरो करी थी तो हमने A21 को क्या इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में, इसी तरह AN1 को बाकियों के कॉम्बिनेशन में लिखा था। ठीक है, तो उनका यूज़ किया हमने, तो A12 की जगह हमने A22 को A2n लिख दिया। इसी तरह डॉट डॉट करते करते हमने AN1 की जगह लिख दिया AN2 AN, क्योंकि हमने उसका यूज़ कर लिया जो हमने रो वाला चीज़ ज़ीरो कर लिया। अच्छा, इसका मतलब क्या है। अच्छा, अब हमने A11 को भी उस समय जब रो ज़ीरो थी तो A11 को A12 से A1n के फॉर्म में लिखा था, इस तरह नेगेटिव्स में। राइट हैंड साइड ऐसी रही और लेफ्ट हैंड साइड हो गई। ठीक है, राइट हैंड साइड को इसी तरह लिख दिया। अब राइट हैंड साइड ऐसी लिख दी और लेफ्ट हैंड साइड ऐसी हो गई। अच्छा, अब एक चीज़ और देखने की बात है इसमें कि जब हमने ये चीज़ ये हो गई। अच्छा, अब जो A12 है, ये जो फर्स्ट रो में जो एंट्रीज़ हैं A12 अप टू A1n जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड में आ गई, क्योंकि कॉलम ज़ीरो थे तो इनको हमने इनके टर्म्स में लिख दिया था, इनके नीचे वाली रो के टर्म्स में। तो जब उसको उसके टर्म्स में लिखेंगे तो एक्चुअली इज़ द सेम, तो यहाँ से कोई भी वेरिएबल कैंसिल नहीं होता है और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक्चुअली सेम ही आ जाती है। यानी कि ये फर्स्ट कॉलम ज़ीरो करने से हमें कोई भी नया वेरिएबल कैंसिल नहीं होता। तो जब हमने जब रो ज़ीरो करी तो हमारे n वेरिएबल्स जो कि रो वाले के फर्स्ट वाले थे वो कम हो गए डायमेंशन से, और जब हमने कॉलम ज़ीरो करे तो n-1 तो ये ज़ीरो होगा, मगर जब फर्स्ट कॉलम ज़ीरो किया तो कोई भी नया वेरिएबल कैंसिल नहीं हुआ, क्योंकि एक्चुअली में जब रो और कॉलम साइमल्टेनियसली ज़ीरो होते हैं तो वो एक्चुअली इक्वालिटी यानी कोई वेरिएबल कैंसिल नहीं होता है, जो हमने यहाँ देखा। तो जो डायमेंशन की बात करते हैं वो हम बात करते हैं टोटल डायमेंशन अगर बोले जाए n क्रॉस n की, तो वो होती है n², क्योंकि n² एंट्रीज़ हैं। अब उसमें से हमने n एंट्रीज़ माइनस कर दी। n एंट्रीज़ क्यों, क्योंकि हर एक रो ज़ीरो थी तो हर एक रो ने एक एंट्री हटा दी और बाकियों के टर्म्स में लिख दी, तो इसलिए n एंट्रीज़ वो कम हो गई। और जब कॉलम्स की बात करें तो कॉलम्स में n-1 एंट्रीज़ हट गई, जो कि -n-1 और n-1 क्यों हुआ अभी मैंने बताया, क्योंकि n-1 एंट्रीज़ ही कम होंगी, n एंट्रीज़ नहीं होंगी, क्योंकि जब फर्स्ट कॉलम ज़ीरो करेंगे तो कोई भी नई एंट्री डिड्यूस नहीं होती, जो हम यहाँ से देख सकते हैं, जो हमने चेक की। तो डायमेंशन हो गई n² - 2n + 1, जो उसकी सिंप्लीफाई करा थी। ठीक है, तो इजी सा क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा सा ये पॉइंट में ध्यान देना था, क्योंकि यहाँ पे हम गलती ये कर सकते थे कि -n और -n लिख दें, वो चीज़ गलत हो जाएगी।
क्योंकि हमें ये देखना था इसको, अगर आप वेरीफाई करना चाहते हो तो n की स्मॉल वैल्यू लेके वेरीफाई भी कर सकते हैं। हमेशा अपना आंसर कैलकुलेट करने के बाद जब आप n में कैलकुलेट करें तो उसे वेरीफाई करने के लिए n की कोई वैल्यू ले लें जो इतनी ईजी ना हो। जैसे n = 3 के लिए आप वेरीफाई करके चेक कर सकते हैं कि अगर 3 में हर एक रो 0 हर एक कॉलम 0 तो क्या मेरा आंसर करेक्ट है या नहीं। ठीक है, तो वो आप वेरीफिकेशन एक तरह से कर सकते हैं और करना ही चाहिए। ठीक है, उससे आपको पता चल जाता है कि आपका आंसर कितना करेक्ट है, क्योंकि ये पॉइंट नोट करने वाला यहाँ मेन था। क्योंकि अगर सिर्फ रो 0 पूछता तो इजी था कि n² - n, सिर्फ कॉलम 0 पूछता तो भी सेम था n² - n, मगर रो एंड कॉलम दोनों 0 हो जाएंगे तो हम n एंड n-1 दोनों डिड्यूस करेंगे, n और n नहीं करेंगे, क्योंकि सिर्फ n और n-1 एंट्रीज ही रिड्यूस होती है। ओके, आई होप आपको सोल्यूशन समझ में आया होगा। तो इसलिए इसका फाइनल आंसर डायमेंशन है n² - 2n+1। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था ये भी NBHM का। अभी तक कोई भी ऐसा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन मैं नहीं कहूँगा NBHM में कि सेक्शन A डिस्कस कर रहे हैं और अभी तक कोई भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हमें नहीं दिया। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20। अब ये क्वेश्चन में आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि हमें क्या यूज़ करना है। एंटायर फंक्शन हमें गिवन है z और हमें एक सेट गिवन है और हमसे बोल रहा है किस वैल्यू पे z की या किन वैल्यूज़ पे मैक्सिमम ऑफ द सेट अटेंड करेगा। ठीक है, जब भी हमसे इस तरह मैक्सिमम पूछा जाए कॉम्प्लेक्स नंबर्स के केस में और इस तरह से रीजन दे रखा हो डोमेन, तो हमें सीधा याद आना चाहिए मैक्सिमम मिनिमम प्रिंसिपल। ठीक है, चाहे मिनिमम मॉडुलस हो चाहे मैक्सिमम मॉडुलस, हमें उनमें से कोई लगाना ज़रूर पड़ सकता है। तो सबसे पहले उसी को वेरीफाई करो और ज़्यादातर केसेस में वो ही यूज़ होता है। नेट में इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आए होंगे, आपने देखे होंगे तो आपको पता होगा। ओके, तो हम उसी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ हम मिनिमम मॉडुलस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो मतलब कि वो कहता है कि अगर फंक्शन 0 नहीं है, ठीक है, किसी भी एक डोमेन में, तो 1/f एनालिटिक होगा उस डोमेन में, और साथ में जो 1/mod f है वो फंक्शन मैक्सिमम अटेन करेगा z0 में इफ़ एंड ओनली इफ mod f फंक्शन मिनिमम अटेन करेगा, राइट, क्योंकि इन्वर्स प्रोपोर्शनल है। तो 1/f मैक्सिमम तब अटेन करेगा जब f mod f मिनिमम करेगा, और साथ में अगर हमारी बाउंड्री कॉम्पैक्ट है तो mod f जो है वो मिनिमम बाउंड्री पे अटेन करेगा, यानी 1/mod f उस केस में मैक्सिमम बाउंड्री पे अटेन कर सकता है। क्योंकि हमें 1/mod f इस सेट का मैक्सिमम ही पूछा है तो हमें mod f का मिनिमम फाइंड करना है। अब हमें जो फंक्शन गिवन है वो ये है, और ये फंक्शन 0 होता है एट z = 0 एंड z = i, और जो डोमेन है वो है mod z > 2। ठीक है, तो यानी कि फंक्शन हमारा इस डोमेन में तो 0 नहीं है, तो मिनिमम मॉडुलस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। और बाउंड्री है हमारी mod z = 2 जो कॉम्पैक्ट भी है, तो इसीलिए हमारा बाउंड्री पे हमारा क्या नाम है, बाउंड्री पे मिनिमम अटेन करेगा mod f। ठीक है, तो हमें बाउंड्री के पॉइंट्स पे ही चेक करना है मिनिमम। ठीक है, तो mod f हो गया दिस थिंग, जिसको हम लिख सकते हैं mod z × mod z - i। तो बाउंड्री पे mod z = 2 है तो 2 टाइम्स mod z - i हो जाएगा। ठीक है, अब z को मैंने 2 टाइम्स e पर आयोटा थीटा ले लिया, क्योंकि mod z = 2 बाउंड्री पे इसी टाइप का कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो mod f z में इस टाइप से लिख सकता हूँ, जस्ट इसमें z सब्सटीट्यूट करके इस तरह। अब cos थीटा और sin थीटा की मैं वैल्यू जानता हूँ कि मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1 होता है, तो मुझे वहीं पे हमारा मैक्सिमम और मिनिमम मिल सकता है। ठीक है, तो मैंने वही यूज़ किया कि थीटा है 0, π/2, पाई एंड 3π/2, क्योंकि वहीं पे हमें cos z और sin z की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ मिलती हैं। तो मैंने चारों वैल्यूज़ थीटा की ले ली और उसके लिए mod f कैलकुलेट किया यहाँ से, और जब मैंने कैलकुलेट किया तो मुझे कुछ ये mod f की वैल्यूज़ मिली। अब मुझे क्या था, मुझे 1/mod f का मैक्सिमम चाहिए, यानी mod f का मिनिमम, और mod f की मिनिमम वैल्यू है 2 इन चारों में। तो मिनिमम वैल्यू mod f की 2 है और 2 वैल्यू आ रही है थीटा = π/2 पे, और जब थीटा π/2 है तो z हमारा आ जाता है 2i। तो बस यही एक वैल्यू है जहाँ पे जहाँ पे mod f की मिनिमम वैल्यू है, और mod f की मिनिमम वैल्यू है तो 1/mod f की मैक्सिमम वैल्यू z = 2i पे। और हमसे बोला था इस सेट का मैक्सिमम यानी 1/mod f की मैक्सिमम वैल्यू, तो वो आ जाती है सिर्फ z = 2i। तो आई होप ये सोल्यूशन क्लियर हुआ होगा। तो हमेशा हमें याद रखना चाहिए जब भी मैक्सिमम मिनिमम कॉम्प्लेक्स नंबर पूछा हो तो मेनली मिनिमम मॉडुलस प्रिंसिपल, मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम ये लग जाती है। ठीक है ना, तो उसको स्टेटमेंट को हमेशा याद रखना है, बहुत आसान क्वेश्चन आ जाता है इसमें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं था, अगर आपको पता है मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम और मिनिमम मॉडुलस थ्योरम तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन। ओके, लेट्स नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 21। अब यहाँ पे एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर हमें के फाइंड करने को बोल रहा है कि फिक्स्ड सेट है अगर z1 से zn तक स्ट्रिक्टली पॉजिटिव नंबर्स का, जिनके रियल और इमेजिनरी स्ट्रिक्ट पॉजिटिव है, जिसके लिए ये इनइक्वालिटी होल्ड करती है।
ठीक है। अभी इनइक्वालिटी बहुत ट्रिवियल से इनइक्वालिटी लगेगी, तो हम इसी को यूज़ करके इनइक्वालिटी से हमें के फाइंड करना है, सबसे स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर के क्या हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जेड जे इसको कॉम्प्लेक्स नंबर्स मान लिया ए जे प्लस आयोटा बी जे, जहाँ ए जेज एंड बी जे स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है क्योंकि हमें गिवन फॉर J12। अब हमने कंसिडर किया पहले राइट हैंड साइड, दिस मॉड Z1 मॉड Z2 टू मॉड Zn का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर हमने कंसिडर किया। तो इसके स्क्वायर को अगर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स में लिखा तो इस टाइप से हो गया जेड जे इसका यूज़ करके। ठीक है, अब हमें एक चीज़ पता होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो होता है वो लेस और इक्वल टू होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर से, डेफिनेटली उसका यूज़ किया। तो यानी कि अगर हम स्क्वायर रूट लें तो दैट इज़ लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस वाई, तो यानी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो बस हर एक में यूज़ किया तो एक्स प्लस वाई यानी A1 प्लस B1 A2 प्लस B2 टू AN प्लस BN होल स्क्वायर, ऐसी का ऐसे। ठीक है, इसको यूज़ कर लिया। अब यहाँ हमने पेयरिंग कर दी, ए आई इसको एक सेट में और बी आई इसको एक जगह लिख दिया, होल स्क्वायर ऐसे ही, कुछ नहीं किया। अब फिर से हमने एक चीज़ करी कि एक्स प्लस वाई टू द होल स्क्वायर लेस और इक्वल टू होता है 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज ट्रिवियल, अगर आप चेक करेंगे तो आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं कि दिस होल्ड्स। ठीक है, अब इसको यूज़ किया तो ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर लेस और इक्वल टू किसके हुआ 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, ये हमने क्यों किया, क्योंकि एक्चुअली में हमें इनइक्वालिटी में राइट हैंड साइड में ये चाहिए टोटल का ऐड का मॉड्यूलस, तो इसीलिए हमने यहाँ पे पेयरिंग करी थी कि हमें एडिशन में पेयरिंग हो जाए। तो इसको हम लिख सकते हैं Z1 प्लस Z2 प्लस Zn के मॉड का स्क्वायर, क्योंकि जब रियल पार्ट्स ऐड होंगे कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी पार्ट ऐड होंगे तो उनका मॉडुलस का स्क्वायर यही होगा। ठीक है, तो स्क्वायर कैंसिल किया तो √2 आ गया। अब हमें जिस इनइक्वालिटी जिस फॉर्म में गिवन थी वो लिखी, तो मॉड Z1 इधर लगे, सो दिस इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/√2 टाइम्स दिस। अब इससे कंपेयर किया, तो इससे कंपेयर किया तो के की वैल्यू हमें मिल गई और वही हमारा आंसर होगा। तो बहुत ट्रिवियल सा क्वेश्चन था, हमेशा उसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में इवैल्यूएट करिए। ठीक है, उसे टफ ना लेके डायरेक्टली ना सॉल्व करके कॉम्प्लेक्स नंबर्स में इवैल्यूएट करके सिंपल रूल्स यूज़ करने थे। ठीक है, और इसीलिए हमारा इसका आंसर आ जाता है के इज इक्वल टू। तो ये भी इजी सा ही क्वेश्चन था, थोड़ा सा मैनिपुलेशन मैं कहूँगा इस क्वेश्चन में, और वो मैनिपुलेशन आपको प्रैक्टिस से आएगा। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना मैनिपुलेशन करना आसान होगा, उतना आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह चीज़ों को मैनिपुलेट किया जाए। तो आई होप ये एक्सप्लेनेशन भी आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी कमेंट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं अपने सजेशंस को। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल क्रैकगेट बिकॉज इट्स फ्री एंड इट्स वेरी वेरी इसेंशियल। और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बहुत जल्द। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।